अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़। मैं मोहम्मद मालिक। लाहौर आज भी मैदान जंग बना रहा। आज इन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन लॉन्च करनी थी, इमरान खान साहब ने अनाउंस किया हुआ था। खैर बाद में 144 लग गई और वहाँ पे फिर जो आपने देखा सीन्स हुए हैं। बुरी खबर ये है कि अभी एक हलाकत कंफर्म हुई है। PTI का क्लेम करना है कि वो हमारे वर्कर थे बिलाल। 2 और का भी अनकन्फर्म नाम लिया जा रहा है, शायद 1 से 3। एक तो डेथ हुई है। अभी तक हमें ऑफिशियल वर्जन उस पर नहीं आया कि पुलिस का या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कि वो हलाकत कैसे हुई। बहरहाल जो भी हो, जिसका भी कसूर हो, एक जान चली गई है और अजीब कंफ्यूजिंग माहौल बन गया पाकिस्तान में। आज इलेक्शन कमीशन में स्केड्यूल अनाउंस कर दिया पंजाब के इलेक्शंस का, लेकिन किसी को यकीन नहीं कि इलेक्शन होंगे। 2-3 दिन पहले हमने देखा इमरान खान साहब ने कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाया, कुछ अच्छे सिग्नल दिए फ़ौज से ताल्लुकात के बारे में। फिर हमने देखा अचानक एक टर्न राउंड हुआ और खौफनाक किस्म के ट्वीट्स आ गए। लग रहा है वहाँ भी ग्लव्स आर ऑफ। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ जिन्होंने टारगेट किया हुआ जुडिशरी को, आज आज़म नज़ीर तारड़ जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी उस पर मज़ीद कुछ चीज़ें जलती पे तेल फेंका। एक टोटल एक्सप्लोसिव एनवायरनमेंट बन गई हुई है। होगा क्या, कहाँ जाके बातें रुकेंगी? हमने सोचा इसमें बेस्ट यही है समबडी जो कभी डव होते हैं, कभी हॉक होते हैं, लेकिन सैनिटी हमेशा उनके पास थोड़ी बहुत रहती है एंड ही हैज़ अ मच बैलेंस्ड अप्रोच। फवाद चौधरी साहब को हमने इन्वाइट किया, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। फवाद साहब, बड़ी ही सीरियस सिचुएशन फ्रैंकली हो गई है अब मुल्क की। मईशत बिल्कुल खड्डे में गई हुई है। पहले मैं ज़रा बात कर लूँ आपकी पार्टी पॉलिटिक्स से। आप लोग फ़ौज से चाहते क्या हैं? बिकॉज हमें मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं। पहले खान साहब ने कुछ दिन पहले बयान दिया कि मुझे नहीं समझ आती कि आर्मी चीफ मुझे दुश्मन क्यों समझते हैं और हम बात करना चाहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट हमारे से बात नहीं करी। यू हैव ऑलवेज ट्राइड टू बिल्ड अ ब्रिज कि बातचीत होनी चाहिए सब कुछ। फिर अगले दिन उन्होंने ऐसी खौफनाक तकरीर कर दी, बैन लग गया आप लोगों के ऊपर। अभी वो बातें थोड़ी बहुत देख रहे थे तो कल फिर एक आ गया जिसमें तो उन्होंने ये कह दिया कि PTI will take on PDM parties and their backers who should have been neutral umpires plus state machinery। यानी कि अब हमने अब टेक ऑन कर लिया सबको। फिर हमने ये देखते हैं कि बातचीत भी हुई। पहले आप वो कहते थे मीर सादिक, मीर जाफ़र और साइफर साजिश, बट अगेन खान साहब जाके मिले भी उस वक्त के आर्मी चीफ को और जाके प्रेसिडेंसी में मिले। अब दूसरी साइड क्लेम कर दी कि आप मिलना चाहते हैं, वो नहीं मिले। चाहते क्या है पहले अब ये क्लियर करें, और आपको और फौज का रिलेशनशिप कहाँ पे खड़ा हुआ है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी तो बड़ी सिंपल डिमांड है। हम चाहते हैं कि आइन को प्रिवेल किया जाए और आइन के मुताबिक जो है वो आगे बढ़ा जाए। अब आइन से बढ़कर हमारे यहाँ एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल है। मौजूदा हुकूमत जो है हम समझते हैं ये पपेट गवर्नमेंट है और इसको एस्टैब्लिशमेंट रन कर रही है। एस्टैब्लिशमेंट में उस दिन जो आप इमरान खान का बयान की बात कर रहे हैं, रिपोर्टर ने ये सवाल पूछा था खान साहब से कि अगर आप आर्मी चीफ से मिलते क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि मुझे जब सदर आरिफ अलवी साहब ने कहा था जनरल बाजवा से मिलें, तो मैं तो 2 बार उन्हें भी मिला था और ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर आर्मी चीफ मिलना चाहेंगे तो मैं ज़रूर मिलूँगा। और उसके बाद उन्होंने जो तकरीर की उसमें भी उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि एक दूसरे को स्पेस दे के आगे चलने की ज़रूरत है। इस तकरीर का असर ये हुआ कि अगले दिन उनको अरेस्ट वारंट आ गए। उसकी तकरीर का असर ये हुआ कि जो तमाम हमारे मुकदमे थे वो और खुल गए। तो एक तासुर तहरीक इंसाफ में ये गया और इमरान खान साहब का ये तासुर गया कि जी अगर आप यहाँ पे रिकन्सिलिएशन की अप्रोच रखते हैं तो फिर आपको कमज़ोर समझा जाता है और आपके ऊपर चढ़ दौड़ने के लिए सारे तैयार हो जाते हैं। तो हमने फिर अवाम ही को ऊपर जो है वो रिलाई करना है। और अब भी आज की रैली आपने देखा कि हमने मनसूख इसलिए की कि हम ये समझते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है मोहसिन नकवी की, जिसको मैं ये समझता हूँ कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक जिस तरह जनरल डायर को लगाया था जलियांवाला बाग करने के लिए, मोहसिन नकवी भी उसी को मॉडर्न टर्म में लगाया गया है। और फ़र्ज़ इसके ऊपर ये कर दिया गया है कि आपने कुछ लाशें गिरानी है ताकि इलेक्शन रुक सके। और हमारा खदशा ये था कि आज एक तो गिर गई, एक लाश गिर गई, 2 अभी उनकी जा रही है। और मैंने ये अपने मीडिया डिपार्टमेंट को सख्ती से कहा है कि आपने उस वक्त तक रिलीज़ नहीं करना जब तक 100% कन्फर्म ना हो जाए। ये जो पहला बागी बिलाल बागी है, ये जो शहीद हुए हैं, इनकी कन्फर्म हुई है और उन्होंने
जारी की है, 2 और की, उनमें एक बच्चा है अनफॉर्चुनेटली, अल्लाह करे वो खबर गलत हो, और लेकिन वो अभी तहकीकात उसकी हो रही हैं। तो इन्होंने जो है वो आज जिस तरीके से आप देखें ना, रैली तो कल से अनाउंस थी और आज 12 बजे इन्होंने अचानक जो है ये हमला ही कर दिया ज़मान पाक के ऊपर। सो असल मसला ये नहीं है कि हम क्या चाहते हैं, असल मसला ये है कि ये पाकिस्तान के अंदर आइन ही को नहीं मानते। इलेक्शन अभी आपने शुरू किया, अपने इंट्रो में ये बात कही कि ऐलान तो हो गया है, इलेक्शंस कब होंगे नहीं होंगे। ये देखिए, ये पाकिस्तान का आइन, इसका मतलब है कि उसकी कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान में अगर अदालतों के अहकामात की कोई हैसियत नहीं है, आइन की कोई हैसियत नहीं है, फिर तो आपको रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की कल मैं इनके वैसे बाय द वे इस वक्त तो मीडिया की भी कोई हैसियत नहीं है। वाकई इससे जो पाबंदियां लग रही हैं, अनबिलीवेबल पाबंदियां लग रही हैं। आज भी कि जी वहाँ आप कवरेज उस तरह ना करें, भाई आप डिले मैकेनिज्म कर दें। अगर कोई गाली कर रहा है तो हम उसको रोक लेंगे। वो आपने अमेंड किया किसके ऊपर जो है वो जो अपना बयान तो दिया, लेकिन फ्रैंकली आप लोग लिटिगेशन में नहीं गए। आप लोगों ने कोई अपने राइट्स के लिए, आप माशाल्लाह हमारा मीडिया कभी भी नहीं खड़ा हुआ, आप भी नहीं खड़ा हुआ। यहाँ भी बड़ी स्प्लिट्स हैं, यहाँ भी बड़े बड़े ग्रुपिंग्स हैं। आपने बात की सुप्रीम कोर्ट की, कल मैं 2 बड़े पावरफुल फेडरल मिनिस्टर्स के साथ बैठा हुआ था, तो उनसे ये बात हो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे बचेंगे इसमें से, तो उनमें से एक ने बड़ा फ्रैंकली कहा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगी हमारा, क्या कर लेगी, यही तासुर। एंड आई वाज लाइक ओके, ये तो प्योर एनार्की, हम चले जाएंगे। लेकिन मैं आपसे 2-3 मैं आपको एक पॉइंट जरूर देना चाहता हूँ। वैसे मैं आपको बताऊँ, ये ना अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर बैठे हैं। ये जो इससे पहले अगर आप लिस्ट बनाए ना, अपने भट्टी साहब को कहें ना, 11 ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो ये चाहते थे और ये मैनेज नहीं कर पाए। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप शुरू हों, ये चाहते थे कि जब इमरान खान को निकाल दिया गया था तो पार्टी टूट जाए, पार्टी नहीं टूटी। इसके बाद इन्होंने बड़ा जोर लगाया MNAs के ऊपर, इस्तीफे वापस वो कर लें इंडिविजुअल, लोगों ने नहीं छोड़ा। उसके बाद इन्होंने पंजाब के इलेक्शंस में हर आप समेत तमाम लोगों को कहा कि कोई मसला ही नहीं है, हम 16 सीटें तो जीते हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने जब ये आया, अब मैं आपको एक मज़ेदार वाक़या ये भी सुनाऊं कि अभी जब हुआ ना ये 186, ये भी मैनेज नहीं कर सके, और पंजाब असम्बली को तो उठना भी मैनेज नहीं कर सके। तो ये जब एक हमारे लिया से MP हैं, तो उनको इन्होंने बुला के कहा अपने मुल्तान वालों ने कि जी आप छोड़ दें और आप तो जीत जाएंगे और आप वज़ीर भी हो जाएंगे। उसने कहा सही बात यह है कि जो पहले 17 गए थे ना, उन्होंने अपनी सियासत ही ख़त्म कर ली है। आपने उनको भी यही बातें कही थी, तो आप मेहरबानी करें कि पॉलिसी रिव्यू करें। आपकी तरफ से मिक्स सिग्नल्स आते हैं। जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बात हुई अब टेररिज्म के ऊपर, जो पता नहीं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कहाँ गायब हो गई है, वो जब हमने कहा कि हम आएंगे तो उन्होंने कैंसिल ही कर दिया, वो पता नहीं। लेकिन आपने भी तब खान साहब की तरफ से चला कि अगर मुझे आर्मी चीफ कहेंगे तो मैं शिरकत पे गौर कर सकता हूँ, उनकी तरफ से स्टेटमेंट चला। नहीं। तो आप भी हर बात पे क्यों फौज को लाते हैं? ये बात यह है कि मालिक आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हुकूमत तो फौज ही कर रही है ना। ये जो सामने है ये तो डमी है। शहबाज शरीफ के ऊपर हामिद मीर साहब ने बड़ी अच्छी, उस दिन बड़ी अच्छी बात लगी। उन्होंने कहा कि इनकी इस वक्त एक ही कौमी जिम्मेदारी है, वो ये है कि इन्होंने गालियाँ खानी है, पूरी कौम से गालियाँ खानी है। शहबाज शरीफ ने ये इस वक्त वो कौमी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, तो यही जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया अभी परसों जब मिले कुछ बिजनेसमैन आर्मी चीफ के साथ, और आपने उसमें कहा कि जी ये तो वो लोग हैं जो अपने इंटरेस्ट को वॉच करते हैं। सबको मैं जानता हूँ, वो ठीक है, लेकिन आपके ज़माने में भी आप आर्मी चीफ को मिलते थे बिजनेसमैन, तो ये उनको क्या कहते थे जाके? आपको तो पता ही है ना, ये सारे बिजनेसमैन जाके ये बेड़ा गर्क करवाने में ये जो ग्रुप है बिजनेसमैनों का, ये इनका बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने जाके उस वक्त जनरल बाजवा साहब को बिल्कुल कराची में मिले, फिर लाहौर में मिले, इन्होंने बिल्कुल उनको गलत पिक्चर पेंट की। ये माफियाज हैं बेसिकली। तो आपके ख्याल में आर्मी चीफ को किसी भी गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए? देखिए फ्रेंकली आर्मी चीफ हों, ज़्यादातर फौज के लोगों को इकोनॉमी का पता ही नहीं होता। तो फिर आपकी गवर्नमेंट में आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई, उसमें फिर आर्मी चीफ को मेंबर क्यों बनाया? इसलिए कि एग्जीक्यूशन जो है ना वो आर्मी बहुत अच्छा करती है। आप पॉलिसी वो ना बनाए, एग्जीक्यूशन में वो आए, वो बहुत अच्छा एग्जीक्यूट करते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर जो सक्सेस स्टोरीज हैं, अगर आप फौज के साथ काम करें तो ठीक है, कोई और करे तो गलत है। ये भी एग्जीक्यूशन में रखें।
उसकी वजह यह है कि देखिए मुझे पता है 1 2 3 बार ये हुआ। हफीज शेख साहब जब थे ना, तो जनरल बाजवा साहब बार बार कहते थे, ओ जी आप नोट छापें, आप ये करें वो करें। आखिर में हफीज शेख साहब एक दिन तंग ही आ गए। उन्होंने कहा सर आपको पता है कुछ नहीं, ऐसे ही जो है आप हमें कहीं जा रहे हैं, मैंने सारी उम्र ये काम किया है, आप मुझे तो ना बताएं इस तरह के मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। सो बेसिकली ना ये एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी करते हैं और एग्जीक्यूशन में ही इन्हें रहना चाहिए। जो बेसिक मसला है ना हमारे यहाँ एस्टैब्लिशमेंट का, वो ये है कि वो समझते हैं कि हर काम हम अच्छा करते हैं, हर काम वो अच्छा नहीं करते। मसलन ये जो अपना हमारा था कोरोना का, देखें कितना ज़बरदस्त एग्जीक्यूट हुआ, लोकस्ट कितना अच्छा एग्जीक्यूट हुआ। आप एक्सपर्ट्स को बनाने दें। और ये वैसे कई पॉलिटिशियंस में भी खामी है, सिर्फ फौज में नहीं। वैसे शहबाज शरीफ आपने देखा होगा पुल डिज़ाइन भी खुद ही करना शुरू कर देता है, वहाँ बेड़ा गर्क हो जाता है। सो आप एग्जीक्यूशन में पार्ट में रखें, बहुत अच्छा है, पॉलिसी पार्ट में ना लाएं। अच्छा कुछ और ये जो बिजनेसमैन है ना, ये सारे मिले हैं, आपके तो दोस्त हैं सारे, आप तो नहीं ये कहेंगे, लेकिन ये जो सारे हैं ये सिर्फ मिलते हैं हर आर्मी चीफ के। ये आपके दुश्मन है, आपके दोस्त नहीं है? नहीं, मेरे दोस्त तो नहीं है, लेकिन ये हर आर्मी चीफ के चमचे बन जाते हैं, हर वज़ीर आज़म के चमचे बन जाते हैं। और ये आके फिर बताते हैं उन्हें कि जनाब मुल्क में ये जो भी पॉलिसीज बताते हैं ना आके, ये एक्चुअली अपने पैसे बनाने, ये आपके एक वजीर होते थे कॉमर्स के वजीर, उनका नाम था रज़ाक दाऊद साहब, ये उनके भी बड़े करीबी दोस्त हैं, सारे उन्हीं के सारे दोस्त हैं। तो आप हमारे खाते में ना डालें, ये रज़ाक दाऊद साहब के और नदीम बाबर साहब के डालें जो आपके बड़े लाडले थे। नहीं, हम परफेक्ट थोड़ी, हमसे भी बड़ी गलती हुई। अच्छा मेरी एक थोड़ी, मैं इस वक्त सिर्फ ये ऐड कर लूँ, पाकिस्तान की मईशत में इस वक्त ये बिजनेसमैनों की कोई हैसियत औकात नहीं है। पाकिस्तान की इकॉनमी में इस वक्त हैसियत है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, जिन्होंने पाकिस्तान को सहारा देना है। वो जो 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना, आप उसकी सुने। और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त सिर्फ एक ब्रांड नेम के पीछे जाएगा, वो इमरान खान है। आप जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, इमरान खान बहुत बड़ा मार्केटिंग टूल है पाकिस्तान का इस वक्त। अगर इस मईशत को हमने ठीक करना है, हमें पहले पॉलिटिकल एक इस्तेहकाम चाहिए और फिर हमें इकॉनमी की पॉलिसी चाहिए जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी अहम तरीन रोल अदा करें। मुझे एक बात बताएं फहद, आप हमेशा रिप्रोचमा की बात करते हैं 100% कि यार इंस्टीट्यूशन को चलना चाहिए, क्योंकि एग्जीक्यूशन में हो ही नहीं सकती अगर फौज आपके साथ। मसला ये है कि यहाँ पे इमरान खान साहब हैं, यहाँ पे पॉपुलर पॉलिटिक्स है जिसको कन्वर्ट वो करेंगे अपने इलेक्टोरल स्ट्रेंथ के अंदर, दरमियान में पावर पॉलिटिक्स। जब तक आप पावर पॉलिटिक्स को नेविगेट नहीं करेंगे, आपके पास पावर पॉलिटिक्स नहीं पहुँचती। लेकिन जितनी अब ये इख्तलाफात हो गया, जितना कॉन्फ्लिक्ट हो गया, क्या 2-2 कदम पीछे हटे बगैर आपकी तरफ से भी आपका और इस्टेब्लिशमेंट का कोई रिप्रोचमा हो सकता है? नहीं, क्योंकि एक मिसट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। मिसट्रस्ट होगा फ्रेंकली, लेकिन उतना तो नहीं है जितना पीपल्स पार्टी और फौज में था, जितना PMLN और फौज में था, हमारे भी होगा। वैसे मैनेजेबल है, ऐसी जिद बनी हुई है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। वैसे किसकी जिद है? देखिए बात यह है कि हमारी तरफ से तो जिद नहीं है। अगर वो अपनी पोजीशन के ऊपर जो है वो एक, और हमारी कोई डिमांड भी इलीगल नहीं है, हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप फेयर चांस दें, आप सब पार्टीज़ को फेयर चांस दें। और मेरे ख्याल में फ़ौज का एक पार्टी या दूसरी पार्टी से मुखालफत भी नहीं होनी चाहिए, दोस्ती भी नहीं होनी चाहिए, उनके सबसे ताल्लुकात होने चाहिए। वाई वुड दे हैव फेवरेट्स? एक तासुर है कि अगर खान साहब वापस आते हैं तो बहुत ज़्यादा शायद ये इंस्टीट्यूशन में भी टिंकरिंग करेंगे, और एक ये फेयर है कि एक ही स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशन बचा हुआ है इस मुल्क में, अगर उसमें भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एक हद से आगे गई तो ये बड़ा क्रिटिकल इंस्टीट्यूशन है जो डैमेज हो सकता है। बाकी क्यों भी बनने देना, फिर सिर्फ एक ना रखें, बाकियों को भी बनने दें, ब्यूरोक्रेसी को बनने दें, जुडिशरी को बनने दें, ताकि बैलेंस आए पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस का। और जहाँ तक ये बात है कि अगर ये फियर है तो इसकी ये दूर हो सकता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। कैसे दूर होगा, कौन करेगा? देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब कम्युनिकेशन ना हो। बहुत सारे इश्यूज़ में प्रॉब्लम आती है कि जब कम्युनिकेशन नहीं होती ना, फिर इधर उधर वाले लोग जो है वो बढ़ा चढ़ा के बातें शुरू कर देते हैं, और उससे बड़ी एक आप समझिए कि एक दिल में कदूरत पैदा हो जाती है। कम्युनिकेशन ना हो तो बड़े मसले होते हैं। कम्युनिकेशन ही 70-80% तो कम्युनिकेशन से इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाता है। नहीं, वही तो हम बात कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन नहीं है तो कौन करेगा? देखिए कम्युनिकेशन तो जाहिर है उन्होंने, जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने ही करनी है ना। हमने तो इमरान खान ने तो कह दिया, उस दिन भी कह दिया कि मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, ज़रूर करेंगे। अच्छा 2-3 सवाल हैं। एक अनप्लेजेंट सवाल ये है कि लगता ही है कि अभी आप लोगों ने पकड़ाई है गवर्नमेंट को। जब खान साहब की गिरफ्तारी की उस दिन बात हुई, जब वो इस्लामाबाद पुलिस आई, वो उन्होंने कहा जी हम तो वारंट दे, हम तो इंटीमेशन देने आए थे। इधर से उन्होंने कहा कि जी वो तो अरेस्ट करने गए थे, और खान साहब की वहाँ से स्टेटमेंट चली शिबली फराज की कि जी खान साहब नहीं है,
तो लोगों ने कहा देखें झूठ बोल रहे हैं, अंदर थे, थोड़ी देर बाद आके कर दिया। अगर उस दिन खान साहब अरेस्ट हो भी जाते तो क्या हो जाता? मतलब ये जो इतनी बातें हुई, छुप गए खान साहब, ये हो गया वो हो गया, आपने इनको मुफ्त के टॉकिंग पॉइंट्स नहीं पकड़ा दिए? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं था। खान साहब तो तैयार थे, वो एक्चुअली 2-3 दिन चाहिए थे उन्हें। हम चाहते थे कि जो हमारे कैंडिडेट्स वगैरह हैं ना MPA के, वो फाइनलाइज हो जाए, ताकि वो जेल में भी हों तो ये इशू ना हो कि टिकट्स में कहाँ झगड़े हैं क्या नहीं होने। तो वो हमने फाइनलाइज कर लिए। अब वो, और दूसरी बात ये है सिंपल, टाइमिंग हमारी, हम अपनी मर्जी की रखेंगे, हम इनकी मर्जी की क्यों रखेंगे? नहीं, लेकिन लॉ को आके तो आप तो खुद वकील हैं, अगर जो लॉ में तो ज़रूरत ही नहीं है, लॉ में तो हमें मिल गया ना, वारंट सस्पेंड हो गया। अब आप 13 को आ रहे हैं खान साहब, वहाँ पे कोर्ट में आएंगे? बिकॉज हाई कोर्ट ने यह कहा है कि अगर 13 को नहीं आते तो फिर ठीक है, सेशंस कोर्ट अपनी मर्जी की बात चलाए आगे। हमें उस कोर्ट में जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम सिर्फ ये था कि वी हैड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कि वहाँ पे असैसिनेशन अटैम्प्ट होगी। ओके। और जो F8 कचहरी थी उसका पहली इत्तला तो खान साहब की ठीक निकली ना, व्हेन ही सेड कि मेरे पे पहले भी उन्होंने ये कहा था। दूसरी भी मैं आपको जो है वो बता सकता हूँ, और मैंने इनको IG जो इस्लामाबाद हैं, एक्चुअली ही ऑल्सो वॉज वरीड, और उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये मामला जो है वो ख़राब है, और उनको भी फिर डिटेल्स भी जो हैं वो आप मिल गई हैं, उनको बता दिए। लेट्स सी वो IG आज उसके ऊपर उनका क्या रिएक्शन। अच्छा, 2-3 आपको पता है ये शहर तो हमेशा कंजेक्चर्स और कंस्पिरेसीज का शहर होता है, लेकिन काफ़ी खबरें ठीक भी होती हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट निकला है कि 16 साल बाद एक आर्मी जनरल चेयरमैन नैब दोबारा लगे, और फिर जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे बिल्कुल अभी तक अंडरग्राउंड थे, अंडर द रेडार थे, इन द सेंस कि कहीं पब्लिक में नहीं, कहीं कुछ नहीं। सडनली वो पॉइंट होते हैं, फिर सडनली हम देखते हैं कि हाई प्रोफाइल मीटिंग हो जाती है टॉप बिजनेसमैन के साथ, जो पता था कि सच का बातचीत होगी सब कुछ। क्या ये कोई आने वाले दिनों की इंडिकेशन तो नहीं है कि इट इज प्योरली बाय चांस? वेल, मैं चेयरमैन नैब जो हैं, ज़ाहिर मैं तो नहीं उन्हें जानता। वैसे उनका बनता भी बड़ा मजेदार नाम है, नैब ही बनता है। नज़ीर अहमद भट्ट, उनका भी नैब ही बनता है। लोग कहते हैं कि वो इज़ अ फेयर मैन, और काफ़ी उनकी जो है वो तारीफ है। ये अलग बात है कि प्रोसेस जो है वो हाईली कंट्रोवर्शियल है। राजा रियाज के कंसल्टेशन से अगर वो ना बनते तो बेहतर था। और जैसे अब हाई कोर्ट ने अब तो ऑब्जर्व भी कर दिया है कि ये 29 तारीख को केस लगा, 29 मार्च को। तो हाई कोर्ट ने कहा है कि जो ये अपॉइंटमेंट होगी वो सब्जेक्ट टू हाई कोर्ट के उस डिसीजन के उस आउटकम में देखेंगे कि वो कैसे इफेक्ट करता है। सो आप देखते हैं कि 29 तारीख को जो फैसला आता है वो कैसे चेयरमैन नैब को इफेक्ट। नहीं वो ठीक है, लेकिन मेरा सवाल जो आपने आर्मी चीफ का कहा कि वो ये जो चीजें इस तरह की हाई प्रोफाइल हुई हैं, इनका कोई नेक्सस आपको आने वाले दिनों की इंडिकेशन लगता है? देखिए, पाकिस्तान में फ्रेंकली हम पीछे तो गए हैं ना। हमारे यहाँ डिस्कशन ये हो रही थी कि हम एक क्वालिटी डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी की पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामी दुनिया की डेमोक्रेसी था, अनलाइक टर्की या बाकी ममालिक जहाँ पे सारे जर्नलिस्ट जेल में हैं, सारी अपोजिशन जेल में है। हमारे यहाँ ये नहीं था, हम एक डेमोक्रेसी थे, और हम कह रहे थे नहीं ये शॉर्टफॉल्स हैं, इनको दूर करें ताकि, और हम अपने कंपैरिजन फर्स्ट वर्ड से कर रहे थे आज से 10, 11, 12 महीने पहले। अब पाकिस्तान में झटका लग गया है, हम तो अचानक बर्मा के करीब जा पहुँचे हैं। सारे अब आज मीडिया में आपने देखा ही है कि कोई आप कवर नहीं कर सकते। पोजीशन जो मीडिया की है वो बड़ी स्क्वीज़ हो गई है। हाफ ऑफ अपोजिशन के ऊपर, सारी अपोजिशन के ऊपर गद्दारी के केस हैं, ब्लास्मी के केसेस हैं, तौहीन मज़हब का मुकदमे, और ये जो एंटी टेररिज्म लॉ है ये तो कभी इतना मिसयूज़ हुआ ही नहीं अपने सियासी मुखालफों के ख़िलाफ़ जो कि इस हुकूमत ने आके किया है। और अब अपॉइंटमेंट्स भी जिस तरीके से आ रही हैं, रिटायर्ड जनरल्स जो हैं वो वापस आ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में हम ये कह रहे थे कि जनरल्स अपॉइंटमेंट्स अब नहीं हो रही, अब आप जजेस की अपॉइंटमेंट्स भी रोकें। और हम कह रहे थे रिटायरमेंट के बाद जजेस भी अपॉइंट नहीं होने चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली वी आर बैक टू स्क्वायर। अच्छा, ये जजेस पर इस पर ही बात करते हैं ब्रेक के बाद। अभी यहाँ पे हमें ब्रेक लेना है, लेकिन मुझे एक अरुण जेटली की स्टेटमेंट याद आ गई जो उन्होंने इंडियन लोकसभा में दी। उसमें उन्होंने कहा था कि जी जजेस को कभी भी आप रिटायरमेंट के बाद नौकरियाँ ना दें, क्योंकि पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स, prospect of post retirement jobs affects their decisions while they are in the job। कि अगर इनको ये पता हो कि कल को नौकरियां मिलनी हैं तो फिर उनके जो फैसले हैं जब वो जज होते हैं वो उससे मुतासर हो सकते हैं। खैर इस पर बहुत सी बातें, और अभी इनसे ये भी पूछना है। जैसे मैं आपको एक बताऊं, देखें एक ज्यादती क्या हो रही है। जज रिटायर होता है, उसकी फुल पे उसकी पेंशन है, उसके बाद वो दूसरी जगह अपॉइंट होता है, वहाँ से भी पूरी तनख्वाह ले रहा है।
अब ये सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब हैं, वो रिटायर हुए हैं, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट का जज की पूरी तनख्वाह है, और वो दूसरी जगह के ऊपर भी, और ये फरोग नसीम को मैं कह के थक गया। पीएम साहब से मैंने बात कही कैबिनेट में, आई अपोज इट टूथ एंड नेल। कमीशन हेड कर रहे हैं, अब आप अंदाजा, मिसिंग पर्संस कमीशन हेड कर सारी और वो अभी तक कमीशन की रिपोर्ट ही मिसिंग है। खैर आगे था चौधरी साहब से ये पूछते हैं कि जो हालात जहाँ खड़े हुए हैं, कोई किसी से बात नहीं करता, हर कोई किसी पे हमला आवर है, इन तमाम चीज़ों का क्या इलेक्शन होगा तो कि मैजिकल वॉन्ड है कि इलेक्शन हो जाएगा तो सब हल हो जाएगा? इस पर ही बात करते हैं और भी बहुत से सवाल हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक टू द शो। अभी ब्रेक के दरमियान में ही पता लगा कि एक थ्रेट अलर्ट जारी हुआ है आईजी केपी से। उन्होंने कहा कि अगले 5 से 10 दिनों में कोई भी बड़ी टेररिस्ट कार्रवाई हो सकती है, पुलिस का इज्तिमा हो सकता है, पुलिस सेंटर या कोई पब्लिक इज्तिमा और एवरीथिंग। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, विदाउट क्वेश्चनिंग इट बिल्कुल जायज़ होगी। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वहाँ ये हो रही है कि पेशावर के जो गवर्नर हैं केपी के, वो पहले ही गुरेजा हैं डेट दे रहे कि अभी कल आज मीटिंग भी हुई इलेक्शन कमीशन के वफ्द से, उनसे वो भी कहीं बात नहीं पहुंची। और अब पता लग रहा है कि अगले हफ्ते वो आएंगे इस्लामाबाद और प्रॉबली शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और दूसरों से मुलाकात करेंगे। उसके साथ ही ये थ्रेट अलर्ट भी आ जाता है कि जी टीटीपी का ख़तरा है सब कुछ। डू यू थिंक कनेक्टेड है कि ये जेन्युइन थ्रेट अलर्ट होगा? नहीं, आपने अभी अपने पहले बताया ना कि किस तरह से फेडरल मिनिस्टर्स ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमारा क्या कर लेगी, ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है। और ये बुनियादी तौर के ऊपर ये इस वक्त जो टेररिज्म और ये जो सारे जब लास्ट टाइम हुआ था थ्रेट अलर्ट तो सही था ना, वाकया हुआ उस वक्त तो थ्रेट अलर्ट आया ही नहीं था उनको, उसके बगैर ही हुआ था। लेकिन थ्रेट अलर्ट तो देखिए, इस तरह तो पिछले इलेक्शंस भी इसी थ्रेट में हुए थे। आप इलेक्शंस नहीं रोक सकते। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी बरतानिया में इलेक्शन हुए थे, अमेरिका में भी इलेक्शन हुए थे, यहाँ नियत ही नहीं है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कर रहे हैं ना, ये इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेज हैं। कल हमारी हुकूमत आएगी और बहुत सारे लोग हम में से कहेंगे जी इलेक्शन ना करें, क्या ज़रूरत है, ऐसे ही रहे। ये पाकिस्तान में कितनी, मैं जो आपकी हुकूमत तो तब आएगी ना जब इलेक्शन होंगे। मैं यही कह रहा हूँ ना, हुकूमत बदल जाएगी। सदा बादशाही तो नहीं रहती ना, सदा बादशाही तो अल्लाह की है। ये बड़े लोगों को जो भी हुकूमत में होता है ना, उसको लगता यही है कि मैंने कौन सा जाना है। ये मैं तो, मुझे और आपको एक एडवांटेज है ना, हम लोग इतने सालों से हुकूमतें आना और जाना देख रहे हैं कि जो भी हुकूमत में आता है ना, मतलब मेरे ताया 93 में गवर्नर थे जो अल्ताफ साहब, उसके बाद से जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में वो मेरे सामने ही हुआ है। सो मैंने एग्जैक्टली देखा है कि लोग कैसे एक्ट करते हैं जब गवर्नमेंट में होते हैं, गवर्नमेंट के बाहर जाते हैं। सो ये इनको लगता है यही है। और कुछ लोग होते हैं जो सीखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नहीं सीखते। और ये जो पीडीएम में शामिल लोग हैं, इन्होंने तो कसम उठाई हुई है हमने कुछ नहीं सीखना। और ये जो मोहसिन नकवी वगैरह हैं, ये तो ज़िंदगी में चूँकि पहली बार इनका तुक्का लगा है। आपने कुछ सीखा? हम तो सीखते हैं, कोशिश तो करते हैं। वो कहते हैं मियाँ साहब एक गलती करते थे हमेशा, 2 उनकी गलतियाँ होती थी। एक तो वो समझते थे कि आर्मी चीफ का ऑफिस और फौज अलहदा चीज़ें, दे आर जॉइंट एट द हिप। लगता है कि इमरान खान साहब को भी लगता है कि वो उन्होंने आपसे मीटिंग में खान साहब ने बार बार ये कहा कि नहीं, आर्मी चीफ ही फौज है। हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम अगर क्या खान साहब जब पूरा अपना गुस्सा फोकस कर देते हैं जनरल बाजवा के ऊपर और वो समझते हैं कि वो इंस्टीट्यूशन ये समझेगी कि इनका फर्द वाहिद से झगड़ा है, लेकिन इंस्टीट्यूशन से इनको कोई एतराज़ नहीं है। रिटायर्ड आर्मी चीफ का फौज से क्या ताल्लुक होता है? रिटायर्ड आर्मी चीफ का होता है। जब जनरल मुशर्रफ पे सीन हुआ था, उनको रिटायर हुए कितने साल हो गए थे, लेकिन उनको बचाया ना। क्या बचाया, लेकिन उनकी डेथ के ऊपर एक ट्वीट तक नहीं किया एसपीआर ने। ऐसे ही होता है, ये नहीं होता कोई हर एक की। मैं आपको पहले मैं वाक़या सुनाया भी था कि जब ये हो गया ना, और ये पॉलिसी सी ये लंबी कहानी ऐसी होती है। ये जब एमकेएम के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा था तो हम तो बड़ी हमायत कर रहे थे, हम तो, और सभी को पता चलता, और आपको पता है वो तो धमकियां दे देते थे। तो वासिर जलील ने मुझे कहा कि देखें, ये जनरल बिलाल ने, नवीद मुख्तार ने, इन्होंने बदल जाना है कल, हम अपने दुश्मनों को नहीं भूलते, और आप देख लें। और उसके बाद मुझे उसका अल्ताफ़ हुसैन का फ़ोन आ गया। अल्ताफ़ हुसैन का फ़ोन आपको पता है वो आता था, बंद ही नहीं होता था। उसने भी एक लंबी चौड़ी, वो ना करदा गुनाहों की सज़ा होती थी। तो मैं उसके बाद चला गया, उस वक्त मैं ARY में था,
तो मैं जनरल बिलाल को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा सर गल ये है कि कहते हो ठीक ही रहे, तुझे तो बढ़ जाना ख़तरनाक हो जाएगा काम। उन्होंने खैर एक लंबी चौड़ी मुझे कहानी बताई कि क्या हुआ, लेकिन देखिए उससे पहले क्या हुआ था, 200 लोग जिन्होंने ऑपरेशन में हिस्सा लिया था उनको चुन चुन के मारा गया MKM ने, और कोई उनके पीछे नहीं खड़ा हुआ। सो अनफॉर्चुनेटली ये शख्सियात के इर्द गिर्द पॉलिसी घूमती है, शख्सियात बदलती हैं, पॉलिसी बदल जाती है, और यही प्रॉब्लम है। अच्छा, आप लोगों ने टारगेट किया हुआ है जनरल बाजवा को, मरियम ने टारगेट किया हुआ है जनरल फैज़ को, ये बड़ी इंटरेस्टिंग टारगेटिंग है। साथ उन्होंने जजेस को टारगेट किया हुआ है, आप जजेस को डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, वो देखें मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जनरल बाजवा साहब से ताल्लुकात जब हमारी हुकूमत चली भी गई ना, ताल्लुकात इतने बुरे नहीं थे। और एक्चुअली उसके बाद ही जनरल बाजवा साहब आए थे हमारे, जब नो कॉन्फिडेंस वाले, उन्होंने कहा कि जी दो बातें। पहले तो उन्होंने कहा जी ये नो कॉन्फिडेंस मूव वापस लेते हैं, आप इलेक्शन करवा दें, और हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है, और हम जनरल बाजवा साहब को उस वक्त तक बिल्कुल सही रिलेशन। उसके बाद फिर जब मुलाकात हुई और हमने कहा कि जी ठीक है आप इनको एक्सटेंशन दे दें और आप इलेक्शन करवा दें। मामला ख़राब हुआ 2 बुनियादी वजहों से। जब एक जो सोशल मीडिया के बच्चों को उठा के उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया, और फिर शहबाज गिल को उठा के, और फिर जो आज़म स्वाति वाला था वो तो ब्रेक डाउन पॉइंट था। ये जब ये कस्टोडियल टॉर्चर का निशाना बनाया गया ना, फिर खान साहब का एक बहुत जो है वो वोलेटाइल गुस्सा वो हो गया। अदरवाइज उससे पहले हमारे ताल्लुकात ख़राब नहीं थे। क्या इलेक्शन जो जितनी ये डिविजन्स हो गई हुई हैं, जितने मिसट्रस्ट हो गए हुए, इलेक्शन से हल हो जाएगा मसला? इलेक्शंस के अलावा तो कोई रास्ता नहीं है ना, इलेक्शंस के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और आप कैसे जो है, ये एक गवर्नमेंट ही नहीं है इस वक्त, इलेक्शन के बगैर तो गवर्नमेंट। और इस वक्त फ्रैंकली देखिए मैं आपको बताऊं हालत, PDM इस वक्त इलेक्शन क्यों नहीं कराना चाहती? वो इसलिए नहीं कराना चाहती कि इस वक्त हालात ये हैं कि इलेक्शन होना है PTI के कैंडिडेट्स के दरमियान और आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान जिनको हमसे टिकट नहीं मिलना। PDM के पार्टियाँ दोनों तीसरे नंबर पर हैं। सो उनको राइटफुली वो तो उनकी तो घबराहट आई हुई है। मरियम की तकरीरें शकरीरें या जलसे जुलूस जो भी हैं, मरियम नवाज़ की तो पॉलिटिक्स ख़त्म हो चुकी है। इन्होंने शुरू अच्छी की थी टू बी फेयर विद, और जब इन्होंने जेल और वो किया था, लेकिन इन्होंने इतनी संगीन गलतियां की हैं कि हर पॉलिटिक्स इज़ फिनिश्ड। सो नई ताकत ही कोई उभरेगी। लेकिन वो लग नहीं रहा कि आपसे क्यों ले रहे हैं कि जिस तरह खान साहब ने इंटिमिडेट कर देते हैं पुलिस को, अदालतों को, उनका हम भी अब अदालतों पर चढ़ दौड़ेंगे, अदालतें ज़रा इंटिमिडेट हो जाएं हमारे से। अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा मेरा ख्याल अच्छा पॉलिसी रखी हुई है, वो नहीं इंटिमिडेट हो रहे कि जो मर्जी बातें करते रहे। उन्होंने कोई ख़ास उसके ऊपर रिएक्शन नहीं दिया। देना भी नहीं है कि खासा बैन हो जाते हैं अगर वो एक इंस्टीट्यूशन के अफसर पे बात करते हैं। अगर मरियम 2 सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस को करप्ट कहती हैं, कॉम्प्रोमाइज कहती हैं, कि बेंच फिक्सिंग कर रहे हैं, बेंच फिक्सिंग करते हैं, तो फिर उस पर ये क्यों है? वो मेरा ख्याल है इसलिए कि ये जो है ना इदारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिसिप्लिन में तो नहीं है ना। चीफ जस्टिस इज़ नॉट द कमांडर ऑफ दैट, इट इज़ फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। दूसरी तरफ जो है वो सिचुएशन ये है कि वो एक डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन है और वो एक्शन एक आदमी ने फैसला करना है, उस पर अमल होना है। सो ये एक उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है जो अभी बार के जो रिज़ल्ट्स आए आपके सामने और आपने देखा है कि किस तरह PTI ने स्वीप किया है हर जगह के ऊपर, तो ये एक जो वकला और जिस तरीके से ये आज़म तारड़ वगैरह का ग्रुप फारग हुआ है मुकम्मल तौर पे बार एसोसिएशन से, ये एक इससे मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ताकतवर है। सारी सियासत का महवर इस वक्त इमरान खान है, वेदर यू आर फॉर हिम और अगेंस्ट हिम। आपने बैन किया है, उसके बावजूद सुबह 8 बजे की खबरों से लेकर वही चल रही है। मुझे एक बात बताएं, अगर कोई बंदा कहीं पे मनूवरिंग रूम क्रिएट कर सकता है सबके लिए, वो है इमरान खान। गवर्नमेंट के पास तो ऑप्शन नहीं है इलेक्शन में जाना, वो हारते हैं तो वो तो चाहेंगे पूरा निज़ाम गिर जाए ताकि आई वुड रादर के भी मैम हम भी बाहर हों, आप भी बाहर हों, इमरान खान तो ना वज़ीर आज़म हो, जब इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन होगी। लेकिन हम देखते हैं खान साहब का जो गुडविल जेस्चर है या CBM है वो 24 घंटे से ज़्यादा रहता नहीं है। क्या है, बहुत ज़्यादा टेम्परामेंटल हैं, उनमें इतनी अभी तक वो सब्र नहीं आया कि 2-4 दिन सब्र कर लें, देख लें रिएक्शन होता है। आपने कहा एक दिन उन्होंने CBM दिया, अगले दिन गिरफ्तारी होगी, कई बड़ी चीज़ें इन मोशन होती हैं, तो इतनी जल्दी किस बात की?
मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से ही CBMs होने चाहिए ना, CBM तो दोनों तरफ से ही होने चाहिए। और यहाँ पे जो अभी सिचुएशन हुई है, आज आपने जिस तरह लाहौर का हम जिक्र कर रहे हैं, फिर बैन, आप देखें नवाज शरीफ जो है वो एब्सकॉन्डर है, उसकी तकरीरें चल रही हैं, वो सारा चीज़ उसका हो रहा है। मरियम नवाज़ जो है वो एक कन्विक्टेड है, उसकी अपील अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वो उसका हो रहा है। आप मरियम नवाज़ ने कल शेखुपुरा में सारी सड़कें ब्लॉक करके जलसा किया, छोटा सा उनकी जलसी थी। शाह महमूद कुरैशी और मैं जो हैं वो हमने मीडिया टॉक की और हम पे पर्चा हो गया। सो अनफॉर्चुनेटली हम ये देख रहे हैं कि जो CBMs हैं उनका कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा। अगर इस तरह अग्रेसिव होगा, ब्रेक मुझे लेने का बाबा कहा जा रहा है वेरी क्विकली। CBM जब आप करते हैं तो कुछ टाइम भी तो दिया करें उसको मैच्योर होने के लिए। नहीं, अब 9-10 महीने तो दिए हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया जो जनरल बाजवा साहब के साथ तो बड़ी लंबा अरसा चलते रहे और ये कोशिश होती रही कि वो करेंगे। अच्छा, एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद आगे पूछूंगा। क्या आपकी और एस्टैब्लिशमेंट की सुलह हुए या कम से कम वर्किंग रिलेशनशिप बने बगैर आपको इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? ये ब्रेक के बाद जवाब दूंगा। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक टू द शो। हाँ, मैं आपसे ब्रेक से पहले एक सवाल छोड़ गया था कि अगर आपके और इस्टेब्लिशमेंट के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते दोनों के एक दूसरे से, उसके बगैर आपको इलेक्शन होते नज़र आते हैं? एस्टैब्लिशमेंट ने बहुत कोशिश की है, बहुत सारी चीज़ें करने की, वो नहीं कर सके। और इलेक्शन को रोकना भी आसान काम नहीं है। मसला यही है कि जो समझने की बात यही है कि बहुत ज़्यादा कोई इस्टेब्लिशमेंट के पास भी ऑप्शंस नहीं है और हमारा भी कम नुकसान होता है अगर इस्टेब्लिशमेंट से हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। लेकिन ये कहना कि दे आर ऑल पावरफुल और वो हर काम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ये नहीं होना, और हमारे लिए भी यही है। लेकिन वो एक पॉलिसी हम सुनते हैं ना, पॉलिसी ऑफ 1000 कट्स, टक टक करके। आज से 6 माह पहले, 11 माह पहले कोई नहीं सोच सकता था कि खान साहब डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं, खान साहब अरेस्ट भी हो सकते हैं, खान साहब के ऊपर ये बैन्स भी लग सकते हैं। वो चीज़ें हुई। आज से 10-11 महीने पहले ये भी कोई नहीं सोच सकता था कि इमरान खान विल कम बैक विद 2/3 और सम पीपल आर सेइंग विद 3/4। एग्जैक्टली, सो देयर आर टू मेनी वेरिएबल्स। तो कोई नहीं सोच सकता लेकिन था एक कि सिचुएशन है, चौधरी साहिबान जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के बजाय इमरान खान के साथ खड़े हो जाएंगे। वैसे उधर तो आप ना ही जाएं, उधर तो आप ना ही जाएं। उनको आप डाकू डकैत कहते थे, अब आपने पार्टी प्रेसिडेंट बना दिया। खड़े हुए ना, और आपकी गिरफ्तारी का उनको बड़ा गम था। उन्होंने कहा था कि 1 महीना पहले फड़िया जाता ना होता। वो ठीक है, वो मैं क्या ऑडियो के उधर ना जाओ ना, वो आपकी नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, ना जाएं। मैं आपको बता रहा हूं, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। नहीं जस्टिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए ना, बात यह है कि एक जिस तरीके से उनको ब्लैकमेल किया गया, जिस तरीके से उनके ऊपर दबाव डाला, माजी धुल गया और उसके बाद माजी इस खान साहब पहले गलत थे कि आप गलत हैं? माजी ऐसे धुलता है जिस तरह से बंदे लोग जो है। बात यह है कि कोई आदमी भी फरिश्ता नहीं होगा, बड़ी खामियां भी होती हैं, बड़ी खूबियां जो आपके साथ आ जाए वो हो गया फरिश्ता। जो जिस तरह खड़ा होता है बंदा वो बताता है ना। माजी में तो देखें, हम लोग फरिश्तों में से चॉइसेस नहीं कर रहे, इंसानों में से चॉइसेस कर रहे हैं। और जब उनकी जो मौजूदा जिस तरीके से वो खड़े हुए हैं, अगर हम ना उन्हें अकोमोडेट करते तो मेरा ये ख्याल है कि PTI की फिर कोई क्रेडिबिलिटी ना रहती कि अपनी ज़ुबान के ऊपर ही पक्के नहीं है। आप अपनी ज़ुबान देते हैं, ये चीज़ें तो पहले सोचने की थी ना। और दूसरी बात मैं फिर आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि एक वाक़या, फिर 186 लोग जिस तरह से पंजाब असम्बली में खड़े हुए और उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया, स्टोरी है। ये भी तो देखें ना। अच्छा, ये बताएं कि ये बड़ी पेक्यूलर सिचुएशन है, मैं इस पर बार बार अपने प्रोग्राम्स में डिस्कस कर रहा हूँ कि होता ये है कि अपोजिशन चाहती है निज़ाम गिरे ताकि वो नए स्ट्रक्चर में उसको कोई पॉसिबिलिटी बेहतर हो जाए। ये पहली बार ये ऐसे हालात बने हुए हैं कि अगर खुदा न खास्ता निज़ाम गिरता है तो सबसे बड़ी बेनिफिशरी गवर्नमेंट है। ऐसे हालात में कि गवर्नमेंट के हक में जाता हुआ निज़ाम गिर जाए और उनको जो बंदा उनको हराता हुआ नज़र आता है वो भी बाहर बैठा हो, ये लोग भी बाहर बैठे हों, निज़ाम गिर जाए, ऐसे हालात में और आपके और जो असल पावर सेंटर है इस्टेब्लिशमेंट उससे आपके ताल्लुकात भी नहीं ठीक होते, तो फिर निज़ाम बचता नज़र आता है। देखिए, ये मार्शल लॉ लगता है, किसी से पूछ के तो नहीं लगाना उन्होंने। अगर वो समझते हैं कि वो मुल्क मैनेज कर सकते हैं तो लगा लेंगे। सवाल ये है कि मुल्क की जो ये ऐसे ही है ना, जैसे अमेरिका ने आके अफगानिस्तान को फतह तो 1.5 घंटे में ही कर लिया था। वो वक्त तो शुरू हुआ था 3 महीने बाद कि चलाना कैसे है।
अगर समझते हैं कि 3 महीने बाद चला लेंगे तो हमसे पूछ के थोड़ी लगता। डू यू सी अ थ्रेट टू डेमोक्रेटिक सिस्टम? आपको खतरा नजर आता है? देखिए, इन हालात में ना फिर पाकिस्तान के लिए ख़तरा हो जाता है। तो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत वोलेटाइल है और जो इस वक्त इकॉनमी की सिचुएशन है, लोगों की कमर टूट गई है। 20,000 रुपये से लेके 2.25 लाख रुपए तक कमाने वाला जो 80% है पाकिस्तान, वो तो तबाह बर्बाद हो गया। और अगर मार्शल लॉ लगेगा तो फिर आपके और मसाइल उसमें बहुत इजाफा हो जाता है, क्योंकि होता ही है कि जो भी है ना पॉलिटिकल सिस्टम में आप गली मोहल्ले तक एंगेज होते हैं, कोई ना कोई वाकफ होगा ऊपर ये वो, उसमें आके फिर बिल्कुल ही ब्लॉकेड हो जाता है और उससे फिर एक बहुत बड़ा एक। आपके नज़दीक पॉइंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ क्या है? कितना पीछे हट सकते हैं खान साहब? क्या वो गवर्नमेंट से बात करेंगे? क्या चीज़ें कर सकते हैं जो उनके नज़दीक मैं कॉम्प्रोमाइज़ इतना कर सकता हूँ नेशनल इंटरेस्ट में? बिकॉज वो बड़े रिजिड नजर आते हैं। सवाए इसके कि आप ये कहें कि जो केसेस वापस लेने हैं, जो 1100 अरब रुपए के वापस हुए, और जो करप्शन केसेस हैं नवाज शरीफ जरदारी, इनको छोड़ के हर मामले पे बात हो सकती है। तो हर दूसरे दिन ये मामला क्यों छेड़ देते हैं? क्योंकि लोग प्रॉब्लम सिर्फ ये हो रहा है, पॉपुलिज्म की बात हो रही है। पॉपुलिज्म नहीं, जो विक्टिमाइजेशन हो रही है लोगों की, जिस तरीके से लोगों को उठाया जा रहा है, उन पे कस्टोडियल टॉर्चर हो रहा है, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है और उसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा नफरत जो है वो पैदा हो रही है। अगर इलेक्शन नहीं करवाते पंजाब के और उसके, क्या करेंगे आप लोग? देखिए, फिर तो रेस्टोरेशन ऑफ आपको कॉन्स्टिट्यूशन की मूवमेंट चलानी पड़ेगी ना। फिर आइन तो ख़त्म हो गया, फिर तो मुल्क में आइन तो नहीं रहा। क्यों? अगर आपके सुप्रीम कोर्ट को भी आप नहीं मान रहे, आइन को आप नहीं मान रहे, तो फिर तो तहरीक चलानी पड़ेगी ना। जैसे पाकिस्तान में पहले मार्शल लॉज के खिलाफ तहरीक चली है, ये भी फिर मार्शल लॉ। खान साहब को कितना यकीन है कि इलेक्शन होगा और कितना यकीन है कि नहीं होगा? नहीं, हमारा ये ख्याल है कि बड़ा मुश्किल होगा रेजिस्ट करने, और उसकी वजह यह है कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि कराना नहीं ये चाहते, कराना पड़ जाएगा। क्योंकि हालात ये ना रेत की तरह होती है ताकत, ये अचानक हाथ से निकलना शुरू हो जाती है, पता ही नहीं चलता। आपके ख्याल में दोनों सारे इकट्ठे होने के ज़्यादा चांसेस हैं? हम तो चाहते हैं इकट्ठे हों, हम तो चाहते हैं इकट्ठे हों। मेरे ख्याल में तो देखें ना, आइडियल एक बेस्ट केस सिनेरियो क्या है? बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि ये जो पीडीएम है, ये पीपल्स हमारे। लास्ट क्वेश्चन, अगर खान साहब अरेस्ट हो जाते हैं तो क्या होगा? इमरान खान की पॉपुलैरिटी 65% पे है, वो 80% पे चली जाएगी। तो आप चाहते हैं अरेस्ट हो? वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान को ना डिस्क्वालिफिकेशन से फ़र्क पड़ता है, ना अरेस्ट से फ़र्क पता चलता। ये वो लोग बातें करते हैं जिनको पॉलिटिक्स की ABC का नहीं पता। आप इमरान, कौन लोग हैं ये जो इस वक्त नून लीग ने जिस किस्म की पॉलिटिक्स की है, या जो भी एडवाइस कर रहा है एस्टैब्लिशमेंट को भी, उसे कुछ नहीं पता पॉलिटिक्स का। ये भी सिर्फ जेटा ना साढ़े जो लोगों के सारे थे खड़े सन। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। यू हैव योर ओन माइंड टू मेक। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।